हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 5 में सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो चलिए लेसन नंबर 2 के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की शुरुआत करते हैं। तो लेसन नंबर 2 हमारा चल रहा था क्लासिक थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वही नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है द न्यू क्लासिकल काउंटर रिवोल्यूशन मार्केट फंडामेंटलिज्म। मतलब ये क्या भयंकर टॉपिक, कुछ भयंकर नहीं है। मतलब हम यहाँ पे किस तरह की इकोनॉमी फॉलो करने वाले हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट वीडियो में। अब आते हैं इकोनॉमी के भी टाइप्स होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा पहले दो तरह की इकोनॉमीज काम करती थी, एक तो सोशलिस्ट, दूसरी कैपिटलिस्ट। अब बात में सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट क्या होती है? सोशलिस्ट का मतलब होता है कि जहाँ पे सारे डिसीजंस गवर्नमेंट ले, यानी कि पब्लिक ओन्ड गुड्स हों, सारे रिसोर्सेज पब्लिकली ओन्ड हों, ठीक है, और सारे डिसीजन गवर्नमेंट खुद लेती थी। लेकिन कैपिटलिस्ट में क्या होता है? जहाँ पे मार्केट सारे डिसीजन लेती है, यानी कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, प्रोडक्शन और कंजप्शन वो सब मार्केट पे डिपेंड करता है और प्राइसेस भी मार्केट के हिसाब से तय किए जाते हैं। तो ये दो तरह की इकोनॉमी पहले काम करती थी। अब हमें समझना है इनको थोड़ा सा डीप में आज की वीडियो में। तो चलो देखते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब यहाँ पे है क्या? तो देखो भाई, तो ये हमारा क्या था? न्यू क्लासिकल काउंटर रिवोल्यूशन। जो ट्रेडिशनल होगा वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। पहले हम न्यू क्लासिकल पढ़ेंगे फिर ट्रेडिशनल पढ़ेंगे। अब आता है हमारे यहाँ पे तो चैलेंजिंग द स्टैटिस्टिक्स मॉडल, फ्री मार्केट एंड मार्केट फ्रेंडली अप्रोचेस। तो हमें समझना होगा कि फ्री मार्केट क्या होता है, मार्केट फ्रेंडली अप्रोचेस क्या होते हैं। तो आपको समझाता हूँ। इकोनॉमी जो है ना वो सिर्फ दो ही तरह की, तीन तरह की होती हैं। तो अब के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। तो एक तो हमारी जो बता ही चुका मैं सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट, इसके हिसाब से क्या क्या होता है? एक तो होता है हमारे यहाँ पे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, यानी कि ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे सारा काम गवर्नमेंट खुद देखती है। दूसरा हमारी क्या होती है? मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी यानी कि यहाँ पे सारे डिसीजंस प्राइवेट सेक्टर लेगी प्रॉफिट मोटिव के लिए। तीसरा हमारा आता है एक न्यू टाइप जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, जो इंडिया में भी फॉलो होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके कंट्रोल करते हैं मार्केट को, यानी कि कुछ शेयर्स गवर्नमेंट के पास भी होंगे और कुछ शेयर प्राइवेट सेक्टर के पास भी होंगे और दोनों मिलके एफिशिएंटली एक कंट्री को चलाने की कोशिश करते हैं। अब एक करके थोड़ा डिस्कस करते हैं। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है? ये एक सोशलिस्ट टाइप की इकोनॉमी थी, जिसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सारी पावर गवर्नमेंट के पास होगी। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कौन से रिसोर्सेज किस तरीके से यूज करने हैं, और गवर्नमेंट किस चीज के लिए काम करती है? गवर्नमेंट काम करती है वेलफेयर के लिए। तो यहाँ पे सारा फोकस था लोगों के कल्याण के ऊपर, वेलफेयर के ऊपर। अब मार्केट इकोनॉमी क्या होगी? मार्केट इकोनॉमी आई और वो यूं बोली सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को कि जब भाई सारी चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी तो एक प्राइवेट सेक्टर का जो पर्सन है, यानी कि एक जो बिजनेसमैन है, वो क्यों अपने इतने एफर्ट्स डालेगा एक बिजनेस करने के लिए? तो उसने यहाँ पे क्या प्लान किया कि ऐसे में क्या होगा, जो बिजनेसेस हैं उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा, वो खराब हो जाएंगे। तो अब क्या आई मार्केट इकोनॉमी कि जहां पे सारे डिसीजन कौन लेगा? प्राइवेट सेक्टर खुद, यानी कि मार्केट खुद, प्राइवेट सेक्टर। इस तरीके से क्या होगा? काम में आएगी एफिशिएंसी और कंट्री क्या करेगी? डेवलप। तो हमारा ये हो गया फेल। फिर हमारे पास क्या आता है? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या आता है? जहां पे दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं, जैसे कि इंडिया, मतलब जहां पे गवर्नमेंट का रोल में आना चाहिए गवर्नमेंट वहां पे रोल में आती है, और जहां पे लगता है गवर्नमेंट को कि मुझे यहाँ पे वेलफेयर करना है तो गवर्नमेंट वहां पे सारे डिसीजन खुद लेती है। जैसे कि आपने देखा होगा इंडियन रेलवेज या फिर जो बेसिक नीड की चीजें हैं उसे गवर्नमेंट ज्यादातर खुद हैंडल करती है इंडिया के अंदर। और जहां पे गवर्नमेंट को लगता है कि प्राइवेट सेक्टर का रोल होना चाहिए तो वहां पे गवर्नमेंट वो सारी बिजनेसेस प्राइवेट सेक्टर को प्रोवाइड कर देती है। जैसे आजकल आपने देखा होगा, अगर मैं अब इंडिया की गवर्नमेंट की बात करूं तो आजकल जो मोदी साहब जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो ज़्यादातर चीज़ों को प्राइवेटाइज करने पे लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि अब उन्हें क्या चाहिए? एफिशिएंसी, कि काम में एफिशिएंसी आए, लोग जो हैं वो स्किलफुल तरीके से काम करें, तभी तो कंट्री डेवलप करेगी। तो इसलिए ज़्यादा चीज़ें जो हैं अब जो हैं वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, यानी कि अब इंडिया भी एक तरह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमारे तीन तरह के इकोनॉमिक सिस्टम थे। अब इन तीनों को एक एक पॉइंट करके इनके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या दिक्कतें होती हैं, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे, तो द रिसर्जेंस ऑफ न्यू क्लासिकल फ्री मार्केट ओरिएंटेशन टुवर्ड डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज। तो अब जो ये न्यू क्लासिकल जो फ्री मार्केट ओरिएंटेशन है, इसका काम क्या था कि
एक तो ये डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स को दूर करे कि भाई डेवलपमेंट जो है फटाफट हो, ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए जिसके जरिए जो कंट्री है वो इकोनॉमिकली वेल डेवलप हो, ठीक है, लोगों को प्रॉपर रिसोर्सेज मिले, एफिशिएंट रिसोर्सेज मिले, प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। तो ये सारे काम होने बहुत जरूरी थे इस न्यू क्लासिकल अप्रोच के हिसाब से। काउंटर टू इंटरवेंशनिस्ट डिपेंडेंस रिवॉल्यूशन, मतलब जो भी लोग खामखा इंटरवेंशन करते थे यानी कि दखल देते थे डिपेंडेंस रिवॉल्यूशन के अंदर, कि भाई जैसे मैंने आपको बताया ना प्रीवियस उस सेक्शन में कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो हमारी वेल डेवलप कंट्रीज हैं वो हमारे सारे मामलों में दखल देती थी, ठीक है, तो हमें पसंद नहीं आता था कि भाई कोई भी हमारे मामलों में यहाँ पे क्या करे, इंटरवेंशन प्रोवाइड करे, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को हटा के यहाँ पे क्या करें हमें, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया कि भाई ऐसी पॉलिसीज लेके आओ जो इनको काउंटर करे, मतलब हमारी खुद की पॉलिसीज हों वो भी डेवलपमेंट को लेके, हम दूसरे की पॉलिसी पे डिपेंडेंट ना रहें। इसके बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पे इन डेवलप्ड नेशंस। डेवलप्ड नेशन में क्या हुआ इस चीज़ों को लेके वो समझते हैं हम। तो इन डेवलप्ड नेशन दीज काउंटर रिवोल्यूशन फेवर्ड सप्लाई साइड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इन सब का फेवर क्या हुआ कि ये सब, एक मिनट पहले यहाँ तक का उतार लें फिर देखते हैं आगे। चलो भाई अब आगे देखते हैं। तो डेवलप नेशन में क्या हुआ, दीज काउंटर रिवोल्यूशन, तो जो काउंटर रिवोल्यूशन हो रहे थे फेवर्ड सप्लाई साइड मैक्रो इकोनॉमिक, तो यहाँ पे सप्लाई साइड में बेनिफिट देखने को मिला, सप्लाई साइड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, रैशनल एक्सपेक्टेशंस, जो एक्सपेक्टेशन थ्योरी थी वो एक सही तरीके की आने लगी। रैशनल का मतलब क्या होता है कि समझदारी वाला हिसाब अब क्रिएट होना शुरू हो गया था कंट्रीज के अंदर। फिर एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन, और जितनी भी पब्लिक कॉरपोरेशन थी उन सबको क्या किया जाने लगा, प्राइवेटाइज, यानी कि अब जो है वो सारा काम कौन करेंगे, प्राइवेट सेक्टर के अंदर के लोग करेंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के लोग जो हैं वो हो सकता है कि थोड़ा कॉस्टली पड़ते हैं लेकिन वो एफिशिएंट होते हैं चीज़ों को लेके। आप देखो ना एक बार इंडिया के अंदर ही जो चीज़ें गवर्नमेंट ओन कर रही है या फिर जो चीज़ें प्राइवेट सेक्टर ओन कर रही है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप एक बार लोकल ट्रेन की हालत देखो इंडियन रेलवेज के अंदर, और आप देखो मेट्रो का हाल। बेशक मेट्रो एक हाई प्राइस चार्ज करता है पर मेट्रो में प्रॉपर फैसिलिटीज भी तो हैं, और आप कंपेयर करो उसे इंडियन रेलवे से तो क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नजर आएगा। यानी कि जो भी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर खुद होल्ड कर रही है वो एफिशिएंटली उस चीज़ को रन कर रही है, अच्छे तरीके से वहाँ पे काम प्रोवाइड कर पा रही है। तो इसलिए जितनी भी डेवलप्ड नेशंस थी उन सब ने क्या किया, उन सब ने अपनी पब्लिक कॉरपोरेशन को प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, इन डेवलपिंग कंट्रीज, ये तो थे कि भाई जो हमारे डेवलप्ड नेशन है वहां पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ा, लेकिन अब बात क्या आती है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, यानी कि जो कंट्री अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रही है उन पे क्या इंपैक्ट आ रहा है। तो इट इज कॉल्ड फॉर फ्री मार्केट्स, ये सब क्या करते हैं, फ्री मार्केट्स एंड द डिसमेंटलिंग ऑफ पब्लिक ओनरशिप, कि पब्लिक ओनरशिप खत्म हो और मार्केट में क्या है, फ्री मार्केट चले, यानी कि फ्री मार्केट काम करे, सारे डिसीजंस मार्केट खुद ले, चाहे वो प्रोडक्शन को लेके हो, चाहे वो कंजप्शन को लेके हो, चाहे वो प्राइस को लेके हो। तो डिमांड सप्लाई ये सब कुछ डिटरमाइन करेंगे मार्केट के अंदर, इस किस केस में, डेवलपिंग कंट्रीज के केस में। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और गवर्नमेंट जो है सिर्फ उसका काम क्या होना चाहिए, रेगुलेट करने का, किस चीज़ को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, ये देखने का कि जो प्राइवेट सेक्टर में जो चीज़ें ओन कर रखी हैं क्या वो चीज़ें सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही, वो कहीं लोगों को एक्सप्लॉइट करने का काम तो नहीं कर रहे। तो बस उस चीज़ से बचाना काम किसका होना चाहिए, गवर्नमेंट का काम होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाए, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करे जिसके जरिए सिर्फ वो क्या करे, प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करे, ना कि वहाँ पे इंटरफेयर करे और ना कि बिजनेसेस खुद करे। जैसा आज टाइम में हो रहा है, अब गवर्नमेंट जानती है कि भाई हम नहीं कर सकते बिजनेस, हमारे बस की बिजनेस करना काम किसका है, बिजनेसमैन का। अब जैसे इंडियन रेलवेज गवर्नमेंट के अंदर आती है, और भी बहुत सारे सेक्टर हैं जो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, पर गवर्नमेंट का काम नहीं है बिजनेस करना, वो काम किसका है, बिजनेसमैन का। तो इसलिए ज़्यादातर जो बिजनेसेस हैं गवर्नमेंट खुद उसे प्राइवेटाइज कर रही है। अब क्या आता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू मोस्ट पावरफुल फाइनेंशियल एजेंसीज बनाई गई इस टाइम पीरियड में, वो क्या थी, एक तो था वर्ल्ड बैंक, दूसरा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, IMF। ये दो बनाई गई, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब इनके जरिए होता क्या था वो समझे थोड़ा सा एक बार, वर्ल्ड बैंक क्यों बनाएगी। अब ऐसे मान लो कोई कंट्री है जिसको पैसे की जरूरत है, अब किसी भी कंट्री को पैसे की जरूरत है दो तरीके से लोन ले सकता है। एक तो जैसे कि मैं अगर इंडिया का एग्जांपल दूं, इंडिया के एग्जांपल में, तो इंडिया का एक तो सबसे बड़ा बैंक का है RBI, यानी कि बैंकर्स बैंक, हम किसको बोलते हैं, RBI को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो इंडिया चाहे तो वो एक तो लोन ले सकता है किससे, RBI से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। और अगर मान लो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो लोन देने से मना कर देता है या फिर लोन नहीं दे पाता है, तो हम लोन किससे ले सकते हैं, वर्ल्ड बैंक से या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, IMF से।
तो ये हमारी दो जगह है जहाँ से हम लोन ले सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि टू मोस्ट पावरफुल फाइनेंशियल एजेंसीज कौन कौन सी हैं। इसके अलावा और भी एजेंसीज बनाई गई जो अलग अलग चीज़ों को रेगुलेट करती थी। तो किसी का काम था डेवलपमेंट को चेक करना, किसी को काम ये था कि जो लेबर्स हैं किसी भी कंट्री के अंदर वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ऐसे ऐसे कुछ एजेंसीज बनाई गई, ठीक है, जिनका काम था अलग अलग चीज़ों को ऑपरेट करना। अब हमारे पास बात है कि भैया फ्री मार्केट क्या दिया आपने, फ्री मार्केट होती क्या है? तो बताया हुआ तो मैंने, मार्केट इकोनॉमी या फिर फ्री मार्केट किसको बोलते हैं, जहाँ पे सारे डिसीजंस प्राइवेट सेक्टर यानी कि डिमांड और सप्लाई यानी कि मार्केट खुद लेता है, उसमें क्या बोलते हैं, फ्री मार्केट। की मार्केट को फ्री छोड़ दो, उसमें गवर्नमेंट का किसी प्रकार का रोल नहीं होना चाहिए, उसमें क्या बोलते हैं, यहाँ पे फ्री मार्केट बोल के चलते हैं। द सिस्टम वेयर प्राइजेस ऑफ कमोडिटीज और सर्विसेज फ्रीली राइज और फॉल, मतलब वो सिस्टम जहां पे कमोडिटी के प्राइस, कमोडिटी के और सर्विसेज के यानी कि गुड्स के और सर्विसेज के प्राइस जो है खुद ब खुद राइज करें, फॉल करें अकॉर्डिंग टू डिमांड के हिसाब से। व्हेन द बायर्स डिमांड फॉर देम राइजेस और फॉल्स, अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाने चाहिए तो बढ़ेंगे, और डिमांड अगर कम होगी तो प्राइस कम हो जाएंगे। तो ये वाला जो रूल है वो लगना चाहिए यहाँ पे। तो और फॉर देम राइजेस और फॉल्स, और सैलर सप्लाई ऑफ देम डिक्रीजेस और इंक्रीजेस, और सैलर के सप्लाई के हिसाब से भी वो क्या होता है, इफेक्ट होता है, डिक्रीजेस और इंक्रीजेस। एक सिंपल सी बात है, अगर सैलर की सप्लाई डिक्रीज हुई है तो प्राइस बढ़ जाएंगे, और अगर सैलरी सप्लाई इंक्रीज करिए तो प्राइस बढ़ जाएंगे। क्योंकि सैलरी सप्लाई को पता है कब इंक्रीज करता है, जब मार्केट में प्राइस हाई हो। अब एक सिंपल सी बात है, अगर मान लो मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं सेलर हूं, तो मैं अपने प्रोडक्ट को कब बेचूंगा, जब वो सस्ते में बिक रहे हो, जब वो महंगे में बिक रहे हो, जब वो महंगे में बिक रहे हो। और जब सस्ते में बिकेंगे तो मैं उस चीज़ को स्टॉक करके अपने पास रख लूंगा, ताकि जब रेट बढ़ेंगे मार्केट में तब मैं उसे निकाल लूंगा। तो ये तरीका होता है एक सेलर का। और एक बायर इसका उल्टा सोचता है, बायर सोचता है मैं जब खरीदूंगा जब मार्केट में प्राइस कम होंगे, ठीक है, और जब नहीं खरीदूंगा जब मार्केट में प्राइस ज़्यादा होंगे। यानी कि सेलर से उल्टा सोचता है कौन, बायर। अब आगे समझते हैं हमारे, तो वो सब बात हमने कर रखी है लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई के कंसेप्ट्स में। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे आगे अगला पॉइंट हमारे पास क्या है। अगला पॉइंट हमारे पास है यहाँ पे फ्री मार्केट एनालिसिस। क्या भाई फ्री मार्केट एनालिसिस क्या होती है? तो एनालिसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम ऑपरेटिंग विद फ्री मार्केट। सो में वो सारे इकोनॉमिक सिस्टम समझ रहे होंगे कि एक जो फ्री मार्केट है वो ऑपरेट कैसे करती है, अंडर द अजम्पशन दैट, और हम ये मान के चलते हैं यहाँ पे, क्या करते हैं, क्या मान के चलते हैं, दैट एन अनरेगुलेटेड मार्केट परफॉर्म्स बेटर देन वन विद गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो एक अनरेगुलेटेड मार्केट जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट रेगुलेशन। एक ऐसी मार्केट जो गवर्नमेंट के अंदर हो, ऐसे बिजनेसेस जो गवर्नमेंट के अंदर हो, उस वो जो है वो उनसे बढ़िया काम करते हैं जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर है। क्यों? क्योंकि वो लोग ध्यान देते हैं एफिशिएंसी पे हमेशा। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें। अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, लास्ट पॉइंट आज की वीडियो का, वो क्या है, अच्छा नियो क्लासिकल है ये। नियो क्लासिकल काउंटर रिवोल्यूशन इज डिवाइड इनटू 3 कंपोनेंट अप्रोचेस। तो नियो क्लासिकल काउंटर रिवोल्यूशन जो है 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हमारे पास क्या आता है, फ्री मार्केट अप्रोच, बता चुका हूं। दूसरा द पब्लिक चॉइस। द फ्री मार्केट अप्रोच में क्या आता है, जहाँ पे मार्केट खुद सब कुछ परफॉर्म कर रही है, यानी कि प्राइजेस को हैंडल करना, डिमांड सप्लाई इन सबको हैंडल करना किसका काम है, मार्केट का। एक आता है पब्लिक चॉइस, इसको हम पब्लिक सेक्टर ही मान लेते हैं। पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट ओन करती है, यानी कि गवर्नमेंट अपने हिसाब से रेगुलेट करती है। जैसे कि चाइना आज भी ऐसी कंट्री है जहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट खुद यहाँ पे क्या करती है, वहाँ पे कुछ भी प्राइवेटाइज नहीं है, सब कुछ गवर्नमेंट खुद हैंडल करती है। तो इसे न्यू पॉलिटिकल इकोनॉमी भी बोल देते हैं। एंड तीसरा हमारा क्या होता है, मार्केट फ्रेंडली अप्रोच, कि भाई जैसा मार्केट को अच्छा लगे वैसा अप्रोच रख सकते हो। इसको कई बार हम मिक्स्ड इकोनॉमी बोल देते हैं, जो इंडिया में काम कर रही है, कि भाई जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल के रूल करते हैं, एक जना रूल नहीं करता, ठीक है। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर यहाँ पे क्या करते हैं, काम करते हैं, वो भी किसके लिए, पब्लिक के भले के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जहाँ पे हमने ये डिस्कस किया कि न्यू क्लासिकल अप्रोच रिवोल्यूशन क्या कहती है। तो उम्मीद है आपको इसका टॉपिक समझ में आ गए होंगे। फिर भी किसी तरह का डाउट रह जाए, किसी टॉपिक में कोई दिक्कत रह जाए, आप कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक को दोबारा करवाने की। मिलेंगे अगली वीडियो में। अब जिसको जो यहाँ से उतारना उतार सकता है, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से। तो और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना है उतार सकता है, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से।